चलो भाई आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जो रिकॉर्डेड लेक्चर पोस्ट किया था उसमें आपको हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। जब चार्ज मूव करता है तो अपने आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। नाउ अब इसमें हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और बायोट सावर्ट्स लॉ क्या है ये पढ़ेंगे। बायोट सावर्ट्स लॉ बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है बायोट सावर्ट। और ये लॉ क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है जो हमें एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताता है। इसकी वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो लास्ट जो केस था उसमें हमारा मूविंग चार्ज था, अब आज होगा करंट कैरिंग वायर। तो जैसा कि बता रहे थे ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, मतलब बायोट ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके क्या पाया उसको हम लोगों को नोट डाउन करना है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, ठीक है। ए करंट आई फ्लोज इन ए वायर मे बी कर्व्ड और स्ट्रेट। मान लीजिए कोई भी वायर ले लीजिए, कैसा भी शेप हो, कर्व्ड हो स्ट्रेट हो सब चलेगा। इस तरह से ये वायर है ना, ये वायर ऐसे है। इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई है, जो वायर पी से लेके क्यू तक है। स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। ड्यू टू लेंथ डीएल ऑफ द वायर, कहीं पर भी इसमें एक छोटा सा लेंथ डीएल, ठीक है। Due to length dl of the wire, magnetic field at P. Now what is P? P पास में कोई पॉइंट है वायर से थोड़ी दूर पर, और यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ये है आपका पॉइंट, इसका डिस्टेंस यहाँ से R है। यहाँ पर देखा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू डी, ठीक है। I करंट है और DL क्या है, लेंथ है। जितना ज्यादा करंट होगा और जितना बड़ा आप लेंथ लेंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर यहाँ करंट सपोज 10 एम्पियर है और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए 10 टेस्ला आया, तो उसने देखा बायोट ने कि अगर करंट को 10 से बढ़ा के 20 किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी 10 टेस्ला से बढ़ के 20 टेस्ला हो गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल है। नाउ आईडीएल इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसे हम लोग कहते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट और एलिमेंट में क्या फर्क है, सिर्फ डीएल लेंथ लेंगे तो इसको एलिमेंट कहेंगे, और आई इंटू डीएल कर देंगे तो करंट एलिमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन करंट का है। जैसे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आई डीएल एक वेक्टर की तरह लेंगे, एक छोटे से वेक्टर की तरह, और इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। इसको हम लोग ऐसे अलग से दिखा सकते हैं यहाँ पर, करंट एलिमेंट को ऐसे करके छोटा सा ऐसे एरो देके, दिस इज योर आई, ये हो गया आई डी, ठीक है। और ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर। तो मैग्नेटिक फील्ड आई डीएल के प्रोपोर्शनल था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये साइन थीटा था। नाउ व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है, एंड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का मतलब ये है कि ये पॉइंट पी को अगर और दूर ले, आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो करंट से आप जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ये बिल्कुल चार्ज की तरह है कि चार्ज में भी तो आपने पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैट्स में यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r स्क्वायर। तो अगर आपका ये आर बढ़ेगा, ज्यादा दूर जाएंगे आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। सेम कहानी है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारी चीजें कॉमन है। तो आर बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा था। तो ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, तो इतने एक्सपेरिमेंट से ये डाटा है। जब इन डाटा को पूरे को एक साथ कंबाइन करके लिखना चाहे तो लिखना पड़ेगा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर स्क्वायर। या है सब कुछ ले लिया, लेकिन अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब हटाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे तो कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। और ये जो कांस्टेंट होता है यहाँ पर मैग्नेटिज्म में हर जगह ये कांस्टेंट आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। और
और ऊपर में तो जो आपका है तो आई डी एल साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इस फॉर्मूले को हमने लिखा है अभी स्केलर फॉर्म में, देखो कहीं भी ऊपर में एरो नहीं लगाया है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट है, I इंटू डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर, ठीक है। आई डी एल क्रॉस आर करोगे तो आई डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा आ जाएगा, आई डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा। ऊपर एक आर एक्स्ट्रा आ रहा है इसीलिए नीचे में करना पड़ेगा आर क्यूब। सो ये जो हमने लिखा दिस इज योर फॉर्मूला फॉर वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर में जब निकालना हो तो ये यूज करते हैं। चार्ज वाले में भी दोनों फॉर्मूला लिखा था, इलेक्ट्रोस्टैट में भी हम लोग दोनों फॉर्मूला लिखते ही हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी लिखते थे ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर फॉर्म में हुआ तो क्या लिखते थे चार्ज का, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये लिखते थे। और जब इसको वेक्टर लिखते थे तो यहाँ पर एक आर वेक्टर आता था तो ये आर क्यूब हो जाता था कि नहीं, तो बिल्कुल वही है, नीचे में आर क्यूब हो गया, ऊपर में एक वेक्टर आर आ गया। काफी हद तक इलेक्ट्रोस्टैट्स के फॉर्मूले से मैच करता है ये सब चीज। अब ये जो हमने लिखा है इसमें अब देखो थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। ये जो हमने लिखा है बी बी बी, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाला है, ये छोटे से एलिमेंट की वजह से है, तो हम इसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड वायर का नहीं बोल सकते कि पूरे वायर की वजह से आया है। वो सिर्फ ये जो हल्का सा पिंक हमने लिया है ना छोटा एलिमेंट डीएल, जैसे हो सकता है ये वायर 1 मीटर का हो तो डीएल हमारा 1 मिलीमीटर है, तो सिर्फ 1 मिलीमीटर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। तो इसे हम बी ना लिख करके जनरली डीबी लिखते हैं। डीबी का मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो हर जगह हम इसे क्या कर देंगे, डीबी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम इसे डीबी कर देते हैं। अब सवाल है कि क्वेश्चन में अगर आएगा तो जनरली छोटे एलिमेंट का नहीं पूछता है, पूछता पूरे वायर की वजह से निकालो। तो पूरा वायर तो P से लेकर Q तक है, तो अगर B ड्यू टू वायर निकालना पड़े, ठीक है ना, B ड्यू टू वायर, पूरे वायर की वजह से निकालना पड़े PQ, तो क्या करेंगे, तब नेट बी लिखने के लिए हमें ये जो डीबी आया है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे डीबी को, तब जाके नेट आएगा। कहाँ से कहाँ, पी से लेकर क्यू तक। इसमें देखो वेरिएबल डीएल है, डीएल है ना, तो डीएल का इंटीग्रेशन पी से लेकर क्यू तक, तो इंटीग्रेट करेंगे तब जाके नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो जैसा कि यहाँ पे डायरेक्शन देख रहे हो किससे आएगा, डीएल क्रॉस आर, और डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन है, तो फिर से वही क्रॉस प्रोडक्ट, आई डीएल ऊपर है आर इधर है, डीएल क्रॉस आर, ऐसे राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन पे निर्भर करता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर में इनवर्ड आएगा, डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय कैसे, डीएल क्रॉस आर से, ठीक है। डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो उससे आ जाता है, नोट करो। हाँ, अब आइए इस पे एक एग्जांपल करते हैं जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ए स्ट्रेट वायर कैरिंग 20 एम्पियर करंट इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। एक लंबा वायर है, अब कितना लंबा ये तो नहीं दिया है लेकिन उसमें करंट दिया है 20 एम्पियर, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है। तो पहले तो हम चुपचाप एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया ऊपर में वाई एक्सिस और इधर आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस, ऐसे आ जाएगा, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वायर जो है उसमें 20 एम्पियर करंट है और एक्स एक्सिस के अलोंग ही रखा हुआ है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक वायर है, ऐसे दिखा देते हैं इसी को, ठीक है। ये वायर है, अपना कितना बड़ा है हमें तो नहीं पता, लेकिन इसका करंट हमें पता है, इसमें करंट जा रहा है कितना, 20 एम्पियर, ये एक्स एक्सिस हो गया। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट 4,3। 4,3 कहाँ होगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, कहीं इधर होगा, ठीक है।
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है, निकालेंगे। लेकिन इस 4,3 में देखो मीटर मीटर लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ से ये जो दूरी होगा r, ये 5 मीटर हो जाएगा ओरिजिन से, क्योंकि ये भाई 4,3 मीटर में लिखा है। ड्यू टू ए स्मॉल पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर एट ओरिजिन, पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना है, वो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, हमें सिर्फ निकालना है कि इस लंबे से वायर में एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर अगर हम छोटा सा एक टुकड़ा ले, छोटा सा पार्ट दिखा देते हैं ऐसे, तो यहाँ पे एकदम छोटा सा टुकड़ा, तो 1 सेंटीमीटर आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस 4 मीटर या 5 मीटर के मुकाबले बहुत छोटा है, तो हम इसे एक स्मॉल करंट एलिमेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से डीएल एलिमेंट हो गया, जो कि कितना है 1 सेंटीमीटर। तो आईडीएल की अगर बात करें ना, आईडीएल की, तो आईडीएल अगर आपसे कहा जाता करंट एलिमेंट कितना है, तो 20 इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को लिखेंगे 1/100, ये आता आपका 0.2 एम्पियर मीटर। और सिर्फ डीएल की बात करें तो 1 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन इस डीएल की वजह से। तो चूंकि पॉइंट दिया है और एक्स और वाई एक्सिस की बात हो रही है, तो ऐसे केस में हम वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता तब स्केलर वाला। तो अब आइए, ये है हमारा वेक्टर वाला फॉर्मूला, ये है ना। तो μ0/4 ये तो आगे में जो लिखा है ये तो कांस्टेंट है, आई आपको दिया है, आर हमने निकाल ही लिया है 5 मीटर, और डीएल भी पता ही है 1 सेंटीमीटर। लेकिन ये ऊपर में एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, आई कैप जे कैप में। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला कितना हो गया, μ0/4, ये कांस्टेंट हो गया, फिर ऊपर में है आई, और क्या था डीएल क्रॉस आर, ये था, और नीचे में था आपका आर क्यूब, ये था। μ0/4 तो कांस्टेंट होता है, इसको रहने दो इसी तरह। आई आपका दिया ही बाय 20 एम्पियर। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। देखो डीएल जो है लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो इसको यूनिट में कैसे लिखेंगे, मीटर में 0.01 मीटर। लेकिन वेक्टर फॉर्म में है, एरो किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो क्या लिखेंगे आई कैप, समझे, आई कैप। आर वेक्टर ये है, ये 4,3 है, तो आर वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, 4i कैप प्लस 3j कैप, ये हो गया। और नीचे में तो आर क्यूब है, तो आर का मतलब 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, ये मीटर में है तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से अपना कुछ काट कूट कर लो, और ये कितना जाएगा 25 से जाएगा, तो 4/25 इंटू, ये 0.01 को बाहर निकाल दो, तो ये 10 का पावर -2 है, तो ये 10 का पावर कितना हो जाएगा -9 यहाँ पे। और अब आइए अंदर में, आई क्रॉस आई 0 होता है, पैरेलल है, तो ये तो 0 हो गया। और आई क्रॉस 3j करोगे तो ये 3 आ जाएगा, और आई क्रॉस जे के कैप होता है, ठीक है। तो बस 3k कैप है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 4×3=12 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला, और डायरेक्शन है के कैप, ठीक है। के कैप का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाई है ना, तो के किधर होगा, जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन बोर्ड के बाहर है। तो अगर कोई वेक्टर बोर्ड के बाहर आता है तो हम उसे क्या करते हैं, डॉट से दिखाते हैं। तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ठीक है। यहाँ पे किधर है, बोर्ड के बाहर है या स्क्रीन के बाहर है। दूसरा ऑप्शन है कि डायरेक्शन सिर्फ पूछा जाता तो हम डीएल क्रॉस आर से भी निकाल सकते थे। डीएल ऐसे है करंट की तरफ, आर ऐसे है, तो डीएल क्रॉस आर के लिए ऐसे आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। हाथ घुमा कर देख लो मोबाइल स्क्रीन पर, आपका जो अंगूठा है दैट विल कम आउटवर्ड, तो ये आपको वैसे भी डायरेक्शन बता दे रहा है। वेक्टर फॉर्म में यही फायदा होता है कि आपको डायरेक्शन साथ साथ मिलता है। अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो फिर डायरेक्शन निकालने के लिए अलग से राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, नोट कर लो। अब हम लोग बायोट सावर्ट लॉ जो पढ़ा इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ करंट कैरिंग वायर लेंगे और उनके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे।
और बेसिकली उनके फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मतलब समझ में आया, सीधा वायर स्ट्रेट, ठीक है, और इसमें करंट जा रहा हो और इस पूरे वायर की वजह से आसपास किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस वायर में जो करंट है वो आपका दिया हुआ है आई और इस वायर का नाम PQ है, P से लेकर Q। अब इसका डेरिवेशन करना है, लंबा चौड़ा डेरिवेशन होगा और ये बोर्ड एग्जाम में आता भी है डेरिवेशन। तो सबसे पहले तो हम वो पॉइंट ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि जिस पॉइंट पे भी फील्ड निकालना है उसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया वो पॉइंट जहाँ फील्ड कैलकुलेट करना है। डायग्राम जो है कॉपी में बड़ा बड़ा बनाओगे क्योंकि इसमें बहुत गंदा होता है। यहाँ पर वो फील्ड निकालना है। अब कैसे निकाले भाई इस पूरे वायर की वजह से? तो हमने बायट-सावर्त लॉ में जो पढ़ा है उसमें हमने एक करंट एलिमेंट की वजह से पढ़ा है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर, इसमें dl के वजह से पढ़ा है, सिर्फ छोटा सा एलिमेंट है उसके वजह से। तो पहले हम ये dv निकाल लेंगे और बाद में इस dv को ऐसे इंटीग्रेट करेंगे जैसे यहाँ सिखाया गया है। तो हमारा कॉन्सेप्ट तो पहले से क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें पहले dv निकालना है, ठीक है ना, स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट चूज कैसे करें? तो यहाँ से इसको ओरिजिन मान लो और ऊपर में चल के थोड़ा सा ऐसे छोटा सा एलिमेंट ले लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, तो ये वाई दूरी पर dy लेंथ ले लो, ठीक है। जो dl था उसकी जगह dy ले लिया। अब यहाँ से इसको अगर ज्वाइन कर दें तो ये इसका r हो जाए, भाई करंट कैरिंग एलिमेंट से डिस्टेंस लेना होता है ना, तो ये r हो गया। और थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये एंगल थीटा है। नाउ सबसे पहले इस dy के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम कुछ भी दे दो, ए बी सी डी, कुछ भी दे देते हैं, सी दे लेते हैं, बी तो नहीं लिख सकते हैं, बी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, या ए लिख देते हैं। तो एट ए सबसे पहले हम लिखेंगे db। db लिखेंगे छोटे से एलिमेंट की वजह से, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो कांस्टेंट हमारा, ठीक है। इसको हम लोग के भी लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हर जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते थे हम लोग, क्या लिखते थे, KQ/r²। तो उसी तरह से आप चाहें तो इसको भी के लिख के छोड़ सकते हैं, बाद में मन करे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई रख देना। अच्छा, आई dl, तो आई हो गया dl की जगह dy इंटू साइन थीटा बाई r² होता है, ये फॉर्मूला था। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो साइन थीटा होता है, ये थीटा ये वाला एंगल होता है, ये वाला, ठीक है। तो अब तो थीटा मैंने यहाँ मान लिया है, इसको अल्फा मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, साइन अल्फा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को एक बार ध्यान से सोचो कि इसमें इंटीग्रेट करने लायक अभी ये स्थिति बनी नहीं है। क्यों? dy वेरिएबल है, अल्फा एंगल जो है ये भी वेरिएबल है, क्योंकि dy जब यहाँ से बढ़ा के यहाँ लोगे तो अल्फा चेंज हो जाएगा। r भी वेरिएबल है, इतने तीन वेरिएबल है। इंटीग्रेशन करते समय आपके इसमें फंक्शन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इसको हम लोग करेंगे क्या कि चेंज करेंगे। पहले तो अल्फा को थीटा में कन्वर्ट कर ले, वो कैसे करेंगे, या साइड में सोचो, ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा होगा, ठीक है। तो पाई माइनस अल्फा ये वाला एंगल प्लस थीटा मिला करके पाई/2 होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल प्लस ये एंगल, इससे आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, पाई/2 इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका अल्फा की वैल्यू पाई/2 प्लस थीटा, आएगा कि नहीं। जैसे ही अल्फा यहाँ रखोगे पाई/2 प्लस थीटा, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ऊपर में हो गया आई इंटू डी वाई इंटू साइन 90 प्लस थीटा, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r², ठीक है। अब y थीटा r सारे वेरिएबल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको कन्वर्ट कर लेंगे, सबको हम थीटा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा के टर्म में कन्वर्ट करके बाद में इंटीग्रेशन में डी थीटा दिखेगा आपको। तो अब कैसे कन्वर्ट करें, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ना अक्सर दी हुई रहती है, ये दूरी मान लेते हैं डी, ये कांस्टेंट है ये डी। तो हम सारी चीजों को y को r को d और थीटा के टर्म में लिखेंगे। तो dy लिखने के लिए पहले क्या करेंगे कि y/d कितना हो रहा है, tan थीटा हो रहा है ना, तो y/d tan थीटा है, तो y इक्वल टू हो गया d tan थीटा।
इसको अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy इक्वल टू आ जाएगा, d कांस्टेंट है, tan थीटा का होगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारा dy निकल गया। ठीक है, नाउ r को भी हमें थीटा में कन्वर्ट करना है, तो r को कैसे थीटा में करें, देखो r का और d का और थीटा का क्या रिलेशन दिख रहा है, r cos थीटा d के बराबर होगा, दैट मीन्स कि आप r को लिख सकते हैं d बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू d सेक थीटा। अब ये लिख लिया हमने, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसको पुट कर देते हैं ऊपर, तो पुट करते हैं, देखो क्या आ जाएगा, तो dB आपका आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, उसके बाद i को रहने देंगे, dy की जगह क्या रख देंगे, d सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, dy के बाद cos थीटा को कुछ नहीं करना है, cos थीटा वही रहेगा क्योंकि हम सब कुछ वैसे भी थीटा के टर्म में लाना चाहते हैं, और दिस डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड होगा तो नीचे में देखो क्या है, आर स्क्वायर, आर है डी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखने में टर्म बड़ा लगता है बट असल में इसमें ज्यादातर चीजें कैंसिल हो जाएंगी। देखो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ एक डी है और यहाँ एक डी स्क्वायर है, कट गया। कटने के बाद अब इसमें देखो क्या क्या बचा, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट, ऊपर में क्या बचा, एक आई बचा है, एक डी थीटा बचा है, और क्या बचा है, कॉस थीटा, तो आई कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, और नीचे में क्या बचा है, नीचे में सिर्फ डी बचा है। अब देखो एक सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया, अब इंटीग्रेशन करने जाएंगे बी का, तो डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो हमने करंट लिया है डीबी, ये सॉरी डीवाई एलिमेंट, डीवाई का डायरेक्शन ऊपर है और आर इधर है, तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो डीएल क्रॉस आर से राइट हैंड थंब रूल अगर यूज करोगे तो डीएल क्रॉस आर इधर से ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पर बी इनवर्ड आएगा, तो जितने भी एलिमेंट आप लोगे इस वायर पे dy 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 सबका फील्ड इनवर्ड ही आएगा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर एलिमेंट की वजह से सेम डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ड होगा तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इंटीग्रेट कर देना है इसको, तो यहाँ पर b जो है वो इनवर्ड है। अब ये इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट लगाना है, लिमिट में हमने वेरिएबल क्या ले लिया है, थीटा, तो थीटा पे लिमिट लगाने के लिए अब क्या करेंगे कि अब यहाँ से जो है, यहाँ से इधर का एंगल, मान लो कि ये जो वायर सबटेंड कर रहा है और इधर का एंगल जो वायर सबटेंड कर रहा है उसको एज्यूम कर लेते हैं, तो इधर और उधर का जो एंगल है वो ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि इधर का एंगल ले लेते हैं कि θ1 है, तो ऊपर वाला ये जो एंगल है वो θ2 है, तो इंटीग्रेशन में लिमिट जो लगेगा वो लगेगा माइनस θ1 से प्लस θ2। ठीक है, तो ये माइनस कहाँ से आ गया, वो सिंपल से लॉजिक की बात है कि अगर आपने इस तरह से एक्सेस लिया और एंगल उसमें ऊपर की तरफ भी हो और नीचे की तरफ भी हो, तो अगर ऊपर की तरफ एंगल को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे की तरफ का जो एंगल है उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे कि नहीं, तो दोनों को हम कैसे ले लें, मान लो कि ये एंगल 30 डिग्री है और ऊपर भी 30 डिग्री है, तो आप 30 से 30 करेंगे तब तो जीरो आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो इसको -30 लेंगे और उसको +30। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में सबसे पहले तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, तो म्यू नॉट 4 पाई आई डी ये सब कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल देंगे। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा मत कर देना, और साइन थीटा में, ठीक है, साइन थीटा में हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे, कहाँ से कहाँ, -θ1 से +θ2, तो ये जो आएगा वैल्यू ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी बचा, और फिर लिमिट होता है साइन θ2। ठीक है, और फिर आता है माइनस और फिर आएगा साइन ऑफ -θ1, ये आएगा।
ये पूरा कंप्लीट हुआ। साइन ऑफ माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका फॉर्मूला बनेगा उसको हम यही लिख देते हैं, ये माइनस थीटा 1 हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। So this is the final formula of magnetic field due to a straight wire। ये हो गया आपका फॉर्मूला और ये है इसका पूरा डेरिवेशन। नोट कीजिए इसको। तो हम लोग फिर अब डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं आपको सुविधा हो समझने में कि कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ ले लेते हैं, और इसमें जो करंट है वो अगर I है, I, और इससे आपको कुछ डिस्टेंस पर, मान लो कि R डिस्टेंस पर, R इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस या D डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है, तो आपको देखना होगा कि दोनों तरफ कितना कितना एंगल सबटेंड हो रहा है। अब यहाँ सॉलिड लाइन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ सचमुच में कोई लाइन है, कोई लाइन नहीं है, इमेजिनरी लाइन्स है ये। और अगर इधर का एंगल थीटा 1 है और इधर का एंगल थीटा 2 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस D लिया है, करंट I है, ये वायर हो गया PQ। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो इनवर्ड आया था, इनवर्ड आया था क्योंकि हमने DL क्रॉस R, I ऊपर है ना और R इधर है। आप क्रॉस प्रोडक्ट लेकर देख सकते हैं कि करंट ऐसे है I ये वाला, और R जो है वो ऐसे, यही वाला ले लो D को। तो अगर आप IDL लेते हैं तो ऊपर में आएगा IDL वेक्टर और R ऐसे आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो IDL क्रॉस R ऐसे आता है, DL क्रॉस R। DL क्रॉस R ऐसे घुमाने से ही लग रहा है कि ये वेक्टर किधर जाएगा, इनवर्ड। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से इनवर्ड होगा। रही बात मैग्नीट्यूड की, तो फिर से लिख देता हूँ म्यू नॉट I बाई 4πD। पहले तो ये आगे लिख लेना, और इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर होता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और साथ में ये थीटा 1 थीटा 2 पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर ये थीटा छोटे होंगे, थीटा छोटा होगा तो साइन थीटा भी छोटा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम आएगा। बोलोगे थीटा छोटा होगा कैसे सर? मान लीजिए वायर मैंने सिर्फ यहाँ से लेकर के यहीं तक लिया होता, इतना ही वायर, तब आपको ये थीटा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक न लेना पड़ता, इतना ही ना लेते, तो ये दोनों थीटा छोटा होता, तब मैग्नेटिक फील्ड छोटे पार्ट की वजह से कम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब आते हैं इसमें डायरेक्शन को लेकर के थोड़ा सा, कि डायरेक्शन किधर होगा। तो इस तरफ इनवर्ड आया, तो सवाल है इधर में लेंगे तो किधर आएगा, तो इधर में आपको किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो आउटवर्ड आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे भी फिर वही फंडा है, IDL इधर है और इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालने के लिए R वेक्टर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर R वेक्टर ऐसे हो गया तो अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा, ऐसे DL क्रॉस R ऐसे घुमाओगे ना हाथ, तो जैसे ही राइट हैंड थंब रूल घुमाओगे तो अब इधर के पॉइंट पर फील्ड जो है वो आउटवर्ड आएगा। तो अगर ये वायर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, फिर से एक वायर दिखा देते हैं। अगर ये वायर इस तरीके से कोई करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, और ये वायर क्या करता है कि जिस प्लेन में रखा है उस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक वायर के राइट साइड और एक वायर के लेफ्ट। मान लिया इस वायर में करंट आई है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इधर में जो जोन होगा इसमें हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी इनवर्ड, इधर कहीं भी लोगे तो इनवर्ड आएगा, ठीक है। इधर में लेकिन हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट विल कम आउटवर्ड, यहाँ पे हर जगह आउटवर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स जो इसी लाइन पर आगे में लाई करेंगे या पीछे में लाई करेंगे, जैसे ये पॉइंट मान लो C है या ये पॉइंट D है, तो एट C D मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। ये याद रखना, इन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि करंट एलिमेंट IDL इधर है और इन पॉइंट्स के लिए R भी इधर ही आ जाएगा ना, IDL क्रॉस R 0 होगा क्योंकि DL विल बी पैरेलल टू R वेक्टर, ठीक है। करंट भी इधर है
और मान लो वायर के सेंटर से डिस्टेंस लेते हो तो आर भी तो ऊपर ही आएगा, तो दोनों जब पैरेलल हो जाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ये चार्ज में भी था कि चार्ज की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होती है उस डायरेक्शन में आगे के किसी भी पॉइंट पर या पीछे के पॉइंट पे फील्ड 0 होता है। ठीक है, तो सबसे सिंपल केस ये है कि वायर जिस प्लेन में रखा हो उस प्लेन में आप राइट लेफ्ट देख लो, एक तरफ इनवर्ड होगा तो एक तरफ आउटवर्ड होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही करंट मिले, आप ऐसे भी ले लो। करंट मान लीजिए कि ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल करंट है, ऐसे जा रहा है, तो बोला जाए कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर में प्लेन में किसी भी पॉइंट पे किधर होगा। तो मन ही मन सोचो आई इधर है, ऊपर के पॉइंट पे निकालने के लिए आपको आर वेक्टर ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे लेना होगा आर वेक्टर, क्रॉस आर करोगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, डीएल क्रॉस आर अगर ऐसे आएगा तो किधर आ रहा है, इधर आ रहा है इनवर्ट, आ रहा है ना इनवर्ट। एक जगह इनवर्ट आ गया तो हर जगह करने की चेक करने की जरूरत नहीं है, हर जगह इनवर्ट ही आएगा ऊपर में। और ऊपर में अगर इनवर्ट है तो गारंटीड है कि इधर में आउटवर्ड होगा, इधर में किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो आउटवर्ड होगा। तो ये इसका फंडा है आपका। चलो इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा उस पर एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल करेंगे ताकि फॉर्मूला के ऊपर हमारा ग्रास्प जो है वो बढ़ जाए। छोटे छोटे एग्जाम्पल जैसे ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लिया, वायर का लेंथ मैटर नहीं करता है, वायर का करंट मैटर करेगा, और साथ में कितने डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है, वहां का थीटा क्या है, ये सब मैटर करता है। तो मान लीजिए कि जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वो यहाँ से x दूरी पर है, x मान लिया, x इज डिस्टेंस, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। लेकिन सिर्फ इतने से आपका काम नहीं चलेगा, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो वायर है इसके दोनों सिरों पर यहाँ से कितना एंगल सबटेंड हो रहा है। तो यहाँ वाला ये एंगल पता होना चाहिए, तो भाई ये एंगल कितना है, और एक ये वाला भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो ये एंगल दिया रहेगा, तो उससे ये निकल जाएगा। चलो मान लेते हैं यहाँ पे दे देते हैं, सिंपल सा केस है 30 डिग्री और ऊपर वाला एंगल है सपोज 60 डिग्री। तो ये जो पी पॉइंट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा सवाल। तो पहले तो हम चुपचाप फॉर्मूला लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी था, डी जो था उसकी जगह यहाँ x है, और ब्रैकेट में था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो नीचे वाला एक एंगल है 30, तो साइन 30 प्लस साइन 60, बस हो गया, कैलकुलेट हो गया। हाँ वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, ये हो गया 1/2 और ये हो गया √3/2, ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, 1/2 √3/2, 2 कॉमन है बाहर निकाल देते हैं, तो म्यू नॉट आई बाई कितना हो जाएगा 4 पाई है ना, तो 8 पाई एक्स हो गया, और ऊपर में क्या बचेगा 1 प्लस √3। डायरेक्शन बोला जाए तो करंट ऊपर है, आर इधर है, डीएल क्रॉस आर ऐसे करके देख लो किधर आएगा, इनवर्ड आएगा, यहाँ पर भी इनवर्ड आएगा। ठीक है, इधर में पूछा जाता तो आउटवर्ड आता। तो ये हमने बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल लिया जिसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, खाली फॉर्मूला लगा करके वैल्यू पुट कर देना था। अब हम लोग फिर से यही फॉर्मूला लगा करके एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, इसमें वायर फिर से वही वाला है, सेम वायर, करंट इसमें आई है। अब हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वायर के एक एंड पे निकालना है, बीच में निकाला था ना अभी यहाँ पे, मान लो कि इस एंड पे निकालना हो यहाँ पर, तो इससे बेहतर होगा कि हम डॉट डॉट लाइन से दिखाएं, क्योंकि ये होता तो इमेजिनरी लाइन है ऐसा कोई। हाँ यहाँ पे निकालना है x दूरी पर, ये P पॉइंट है। अब यहाँ पर अगर निकालना है तो आपका जो दूसरा साइड है ये साइड, ये कुछ एंगल यहाँ सबटेंड कर रहा होगा। अब मान लो कि ये एंगल कुछ दे दिया है, कुछ भी दे दिया है, थीटा ही दे देते हैं। तो इस केस में जब मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाओगे तो फॉर्मूला तो यही है ऊपर वाला। अब ध्यान से देखो क्या होगा,
ऊपर में एक एंगल तो थीटा है और नीचे वाला एंगल जो नीचे जाता है वायर उसको जोड़ता है ये वाला 30। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि वायर यहीं से स्टार्ट हुआ है, जैसे लग रहा है कि इस ऊपर वाले वायर को देखो तो अगर यहीं पे काट दिया जाता तो वैसा ही है ना, लग रहा है कि ये वायर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होता तो इसका मतलब नीचे वाला एंगल जो इसमें 30 था वो एंगल इसमें 0 डिग्री है। ठीक है, नहीं तो ऐसे समझो कि नीचे वाला जो एंगल था वो वायर को नीचे में जाके कहीं जोड़ता। अगर वायर यहाँ पे खत्म होता तो इतना नीचे वाला थीटा आता, ये वाला थीटा आता, ये वाला। अगर वायर यहाँ खत्म होता या यूं कह लेते हैं यहाँ खत्म होता तो थीटा और कम आता, लेकिन वायर तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये थीटा क्या हो गया आपका नीचे वाला 0 डिग्री। तो नीचे वाला एक एंगल आपका 0 हो गया। तो अब हम लोग जो है फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई x, और ऊपर एक एंगल जो है वो थीटा है और नीचे वाला 0 है, तो साइन 0 प्लस साइन थीटा। साइन 0 कितना होता है, 0 ही होता है, तो बस वो हटा दो, म्यू नॉट आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई x। यह नोट करो। अब ये जो हमारा अगला एग्जांपल है उसी सीरीज में है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड on the perpendicular bisector at a distance L by 2 from a straight current carrying wire of length L and current I। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बाद में देखेंगे, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट वायर बनाना होगा। बना देते हैं लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अच्छा, इस वायर का लेंथ कितना है टोटल, L। तो टोटल लेंथ इसका L है, तो L इसका अलग से दिखा देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस इसका L है। ये हो गया L। उसके बाद कह रहा है कि इसमें करंट जा रहा है I। चलो करंट मान लिया I, ऊपर मानो नीचे मानो कहीं भी मान लो। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एट ए डिस्टेंस L by 2, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीच में आएगा, तो एकदम मिडिल में लेंगे L by 2 पर, और वहां से कितने दूरी पर, L by 2 दूरी पर। तो यहाँ से आपको जाना है L by 2 दूरी, तो यहाँ पहुंच गए, ये हो गया L by 2। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों तरफ का लेंथ भी कितना हो गया, L by 2 और L by 2। तो यहाँ पर फील्ड निकालने के लिए हमें D की तो वैल्यू मिल गया ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई D। अब आता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वो देखो वो भी यहाँ से दिख रहा है, कैसे, ये यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये वाला कितना एंगल बनेगा, कॉमन सेंस से देखो ये भी L by 2 ये भी L by 2, दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये 45 डिग्री, 90 होता है। नीचे वाला भी तो सेम होगा, नीचे वाला भी तो ये एंगल कितना होगा, 45 ही होगा। एक बार दोनों पता चल गया तो अब क्या दिक्कत है, खाली फॉर्मूला पुट कर दो। चलो ट्राई करो, खुद ही बनाओ, निकाल के आंसर बताओ कितना आ रहा है। देखो सॉल्यूशन, हमारा यहाँ पर दोनों एंगल थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कितना हो चुका है, 45 डिग्री। तो जहाँ तक बी लिखने का सवाल है, फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई D था। तो D जो था उसकी जगह यहाँ पे L by 2 है ना, और दोनों तरफ एंगल आपका साइन 45 है, तो साइन 45 प्लस साइन 45 इसी को डबल कर दो। अब ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 कटेगा तो 2 पाई L साइन 45, 2 भी रहने दो, और साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, तो 2 कट गया, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई L। क्लियर, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इन्वर्ट होगा। DL क्रॉस R से कर लिया, फिर से ऐसे DL क्रॉस R से निकाल लिया। अगले सवाल में हम लोग फिर से, अभी तो सारा स्ट्रेट वायर लेंगे, बार बार वर्टिकल ले रहे हैं इसलिए ऐसा ना हो कि तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमेशा वायर स्ट्रेट ही मिलेगा, हॉरिजॉन्टल ले लो, क्या जा रहा है, करंट आई है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 2 पॉइंट्स पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और एक पॉइंट जो है यहाँ पर है। दोनों पॉइंट्स पे डिस्टेंस आपका यहाँ से सेम है वायर से,
दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट को मान लो P, इस पॉइंट को मान लो Q। ये दूरी जो है वो D है, ये दूरी भी D है। बस अंतर ये है कि यहाँ पर ये जो एंगल दोनों तरफ सबटेंड होगा, इसमें ये वाला एंगल जो है और ये दोनों एंगल आपको दिया हुआ है 45 45, ठीक है 45। लेकिन यहाँ पर निकालने के लिए आपको यहाँ से दोनों तरफ का वायर का एंगल चाहिए होगा। एक एंगल तो यहाँ से चाहिए होगा ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, और अब इधर वायर है ही नहीं तो इधर कोई एंगल नहीं दिया है, वायर यहीं से शुरू हुआ है, एक्स से शुरू होकर वाई पे खत्म हो गया है। तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और क्यू पे कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। पहले ट्राई करो फिर बताते हैं। लेट अस सी दिस सॉल्यूशन। पहले हम लोग पी की बात करते हैं। पी पे दोनों तरफ एंगल 45 है, तो मैग्नेटिक फील्ड V1 मान लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन कितना था 4 पाई डी, ये तो फॉर्मूला था। और दोनों तरफ एंगल 45 है तो ये हो जाएगा 2 साइन 45, ठीक है। अब ये 2 से कटेगा, म्यू नॉट आई बाई कितना हो जाएगा 2 पाई डी, और ये भी आता है ना 1/√2, तो नीचे में क्या बचेगा, ये कटेगा तो 2√2 पाई डी, ऐसा आएगा, ठीक है। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन 45 प्लस साइन 45, क्योंकि दोनों तरफ का एंगल सेम है, तो ये आ गया 2√2। अब ये एक पार्ट तो हो गया। दूसरे पार्ट में अगर आएंगे एट क्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं V2। तो पहले तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी लिख लो, इसमें तो हर जगह रहता है ये। फिर ब्रैकेट में आओ, एक तरफ का एंगल 60 है और दूसरे तरफ का एंगल जो इधर जाना चाहिए था ऐसे, इधर तो वायर ही नहीं है, ये वायर तो यहीं खत्म हो गया, तो ये एंगल जो है आपका ये एक तरीके से जीरो ना हो गया जी। अगर एकदम क्लोज हटा दो इसका मतलब क्या है, दिस एंगल इज जीरो। तो हमें यहाँ से ये अंदाजा मिल गया कि जो एक तरफ का एंगल है वो 60 होगा और एक तरफ का एंगल जीरो होगा। तो एक लिखेंगे साइन 60 और एक लिखेंगे साइन जीरो। साइन जीरो जीरो हो गया, ये √3/2 होगा, तो √3 म्यू नॉट आई बाई 8 पाई डी। ओके, नोट कर लो दोनों जगह। डायरेक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, किधर होगा, तो जो P पे डायरेक्शन होगा वही Q पे भी होगा। वायर के एक साइड में दोनों तरफ हर जगह एक ही डायरेक्शन होता है, लेकिन निकाले कैसे, तो P वाले के लिए देखो R वेक्टर ऐसे होगा, तो DL क्रॉस R अगर आप कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे घूमेगा ना, DL क्रॉस R, तो घूमने से आपका अंगूठा किधर आएगा, बोर्ड के बाहर, तो दोनों जगह अपवर्ड। हाँ दोनों जगह पर फील्ड अपवर्ड होगा। अगर नीचे में हर पॉइंट पे अपवर्ड है तो इसका मतलब ये भी है बच्चा कि ऊपर में हर एक पॉइंट पर डाउनवर्ड होगा, इधर में डाउनवर्ड होगा इधर में अपवर्ड होगा। नोट करो। तो इस क्वेश्चन में ये जो सीरीज ऑफ मैंने पैरेलल वायर्स ले रखा है, ये रेड कलर वाला वायर है और ये ब्लू वाला जो है वो इमेजिनरी लाइन है जो सिर्फ मिलाने के लिए दिखाया गया है। ओरिजिन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर ये सारे पैरेलल वायर्स x डिस्टेंस पर हैं और सब में करंट जो है वो अल्टरनेट जो है अपोजिट है, जैसे एक का करंट ऊपर है तो दूसरे का नीचे है, एक का ऊपर है तो दूसरे का नीचे है, एंड सो ऑन, ये इंफिनिटी तक कंटिन्यू किया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। अब एक वायर होता तो ठीक है, लेकिन ये तो अनगिनत वायर है, क्या करेंगे, हर वायर का लिख करके जोड़ेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले तो बी लिखते हैं। ये जो रेड वाला पहला वायर है इसका करंट ऊपर है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आउटवर्ड आएगा। क्यों आउटवर्ड आएगा, क्योंकि ये हम लोग ऐसे देख लो आई ऐसे है और आर कैसे है ऐसे, तो आई डी एल क्रॉस आर करेंगे तो आई डी एल क्रॉस आर ऐसे आ रहा है, यहाँ पर आउटवर्ड आ रहा है। लेकिन जो करंट इनवर्ड है, नीचे की तरफ है, सॉरी नीचे की तरफ डाउनवर्ड है, उसके लिए इस पॉइंट पर निकालोगे तो डीएल क्रॉस आर ऐसे करोगे, ठीक है, तो ऐसे करोगे, अच्छा आई डीएल क्रॉस आर आउटवर्ड आया, ऐसे करोगे तो ये इनवर्ड आएगा।
तो प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला अगर आउटवर्ड दे रहा है तो बगल वाला इनवर्ड दे रहा है, तो ये फिर से फील्ड आउटवर्ड देगा और ये फिर से इनवर्ड एंड सो ऑन कंटिन्यू कर जाएगा। तो क्या करें, कैसे निकालें? तो चलो एक का फील्ड अगर पहले वाले का B1 लेंगे इस वायर की वजह से, तो अगले वाले का B2 को माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। फिर अगला वाला जो थर्ड वायर है वो फर्स्ट वायर के से मैच कर रहा है, तो उसका लिखेंगे प्लस B3। फिर अगले वाले का माइनस B4, फिर अगला वाला भी होता तो प्लस B5 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके ये जाएगा इंफिनिटी तक सीरीज। अब B1 B2 B3 लिखना है, तो B1 लिखेंगे तो म्यू नॉट आई बाई कितना होता है 4 पाई एक्स ओवर 4 पाई एक्स, और दोनों तरफ क्या है 30, तो ये हो जाएगा 2 साइन 30। ये एक का आया, ये पहले वाले का आया। दूसरे वाले का लिखोगे तो माइनस है, इसमें चेंज क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी की जगह x था, अब ये x की जगह यहाँ से यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2x हो जाएगा, और इसमें भी दोनों तरफ एंगल 30 है तो ऊपर में सेम आएगा 2 साइन 30। तो अगले वाले में जब करेंगे तो फिर प्लस है, तो सेम चीज आएगा लेकिन म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से इस पॉइंट का ना 3x हो गया, और ऊपर में फिर से वही आएगा 2 साइन 30। तो सबका ऊपर यही आएगा और यही सेम चीज आपका इन्फिनिटी तक कंटिन्यू करेगा। तो अगर इसमें ध्यान से देखो तो साइन 30 हाफ होता है, हाफ इंटू 2 तो ये तो 1 हो गया, सब में ये चीज 1 है। म्यू नॉट आई और 4 पाई एक्स सब में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल दो, तो म्यू नॉट आई बाई क्या बचेगा 4 पाई एक्स, ब्रैकेट में बचेगा, पहले वाले में तो 1 बचेगा, दूसरे वाले में बचेगा हाफ, तीसरे वाले में बचेगा 1/3, अगले वाले में बचेगा -1/4, अगले वाले में बचेगा +1/5 एंड सो ऑन। इस तरह से ये इंफिनिटी तक का सीरीज बनेगा। ठीक है, अब मैथ वाली इस तरह का सीरीज पढ़ते हैं। ये बेसिकली आपका ln2 का सीरीज है। ठीक है, ln1 + x का जो सीरीज होता है ना, 1 + x का सीरीज, उसमें अगर x की जगह 1 पुट कर दो तो यही सीरीज आती है। तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, और ये सब पूरा मिला करके हो गया ln2। ये जो है वो कैलकुलेशन के बाद फाइनल फील्ड आएगा। एक बार फिर से देखो ये प्लस माइनस का लफड़ा क्या है कि जो करंट ऊपर जा रहा है वैसे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आउटवर्ड आ रहा था, जो यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया है, जो करंट ऊपर जा रहा है। लेकिन जो करंट नीचे जा रहा है वो इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड दे रहा है, तो हमने अपवर्ड वाले को प्लस लिया है तो डाउनवर्ड वाले को माइनस। फिर तीसरा वाला फिर से देखो अपवर्ड करंट है, चौथा वाला क्या है डाउनवर्ड, ये करंट नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन जा रहा है ना इंफिनिटी तक। तो इसीलिए एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, ऐसे चलता गया। जब फॉर्मूला लिखने की बारी आई तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, तो डी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो सबका दिया हुआ था, पहले वायर का x, दूसरे वायर का 2x, तीसरे वायर का 3x, और साइन थीटा 1 + साइन थीटा 2 में दोनों तरफ थीटा तो 30 डिग्री है, तो 2 साइन 30 सब में आएगा। खाली नीचे में ये d बदलता गया, किसी में x है, किसी में 2x, किसी में 3x, किसी में 4x। अब 2 साइन 30 की वैल्यू 1 होती है, वो हमने हटा दिया, और 2 साइन 30 हटाने के बाद जो बचा उसको कैलकुलेशन में देख लो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स सब में है, तो निकाल लिया। यहाँ से 1 बचा, यहाँ से माइनस हाफ बचा, फिर +1/3 बचा, फिर -1/4 बचा, और ये जो होता है वो ln2 का सीरीज होता है। ठीक है, तो बायो वाले चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर दे, ये एडवांस के लिए स्पेशली करा दिया एक सवाल, तो नोट कर लीजिए इसको। और हम लोग आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, और अगली क्लास में फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू सर।